क्या यार बहुत मज़े में लग रहे हो है? तो चलो इस मज़े को आगे बढ़ाओ, मज़े को नहीं अपने एपी को आगे बढ़ाते हैं। और आज बात करेंगे जनरल टर्म की। ठीक, देखो कैसे होते हैं। जैसे पिछले वीडियो में हमने एक एग्जांपल लिया था ना कि मान लो जब तुम 1 साल के हुए तो तुम्हारी मम्मी ने एक गुल्लक में 100 रुपये डाला और हर साल उस पैसे को 50 रुपये बढ़ा के डालती गई। पता जब तुम 2 साल के हुए तो मम्मी ने गुल्लक में 150 रुपये डाला, फिर थोड़ा जब 3 साल के हुए तो 200 रुपये डाला, 4 साल के हुए तो 250 रुपये डाला, गुल्लक में ऐसे ऐसे पैसा डाला। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमको ये पता करना है कि मान लो कि किसी भी रैंडम नंबर, मान लो जब मैं 20 साल का होऊंगा तो मम्मी कितना पैसा गुल्लक में डालेंगी, है ना, या जब मैं 5 साल का रहा हूँगा तो मम्मी ने कितना पैसा डाला था। तो ये मैं कैसे निकालूं भाई? अब या तो मैं जोड़ के पूरा निकालूं, मान लो मुझे निकालना है कि जब मैं 50 साल का होऊंगा तब मम्मी कितना पैसा डालेगी। ठीक, तो कैसे निकालें? तो इसको थोड़ा डेवलप करते हैं ना। जैसे तुम इस अगर सीरीज को ध्यान से देखो, ये हमारी एपी है। एपी क्यों है? क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टर्म है, इसमें हमने 50 जोड़ा तो ये आया, फिर इसमें 50 जोड़ा तो ये आया, फिर इसमें 50 जोड़ा तो ये आया। मतलब कि इन सब के बीच का डिफरेंस जो है वो 50 है। इसमें से इसको घटाओगे 50 आएगा, इसमें से इसको घटाओगे 50 आएगा। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो फिक्स्ड है। तो एक नंबर में कोई दूसरा नंबर जैसे कि 50, इसमें जोड़ते एक ही नंबर को जोड़ते चले जाओ तो जो नंबर्स की लिस्ट बनेगी वही एपी बनेगी। ठीक, इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं कि मान लो पहला टर्म ए है तो दूसरा क्या होगा a प्लस डी, है ना, एक दूसरा नंबर डी हमने इसमें जोड़ दिया। फिर अगला क्या होगा कि हमने डी फिर इसमें जोड़ दिया, a प्लस 2d बन गया। फिर हमने डी फिर इसमें जोड़ दिया, a प्लस 3d बन गया। ठीक, तो यही लिस्ट ऑफ नंबर हमारी एपी है। हमको पता करना है कि मान लो nth टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, nth टर्म मतलब कोई भी टर्म, 11वां टर्म, 25वां टर्म, 100वां टर्म, कि अगर इस एपी को 100 नंबर तक लिखेंगे तो 100वां नंबर क्या होगा, ये हमको जानना है। तो जैसे तुम इसमें देखो, पहला नंबर तो 100 है, पहला टर्म सॉरी। दूसरा क्या है 100 प्लस 50। तीसरा क्या है 100 प्लस 2 इंटू 50। इसको थोड़ा अलग, मतलब ये 100 था, 100 प्लस 50 क्योंकि इसमें 50 एक बार जुड़ा, फिर इसी में हमने 50 फिर जोड़ा, तो यानी कि इस वाले नंबर में 50 2 बार जुड़ गए, है ना, 100 प्लस 2 इंटू 50 हो गए। फिर इसमें क्या हुआ कि इसी 100 में 3 50 जुड़ गए तो 250 प्लस पहुंच गया, है ना, 100 प्लस 3 इंटू 50। यही हो रहा है ना कि 50 जुड़ा, फिर 50 और जुड़ा तो 2 इंटू 50 हो गया, फिर 50 और जुड़ा तो 3 इंटू 50 हो गया। तो इस ध्यान से देखो कि इसी 100 में सब कुछ जुड़ता जा रहा है। अब पहला टर्म था तो 100 में कुछ नहीं जुड़ा, दूसरा टर्म था तो 100 प्लस 1 इंटू 50 है, यानी कि दूसरे वाले में 1 आ रहा है। हमारा इस फॉर्मूले के हिसाब से ए है ना, नहीं उसको बाद में देखते हैं। ठीक, तो तीसरे वाले टर्म में हमने 2 बार 50 जोड़ा, चौथे वाले टर्म में हमने 3 बार 50 जोड़ा, तो 5वें वाले टर्म में हम 4 बार 50 जोड़ेंगे, 6वें टर्म में हम 5 बार 50 जोड़ेंगे। समझे? तो यानी कि जो टर्म होगा हम उससे एक कम 50 जोड़ेंगे। यानी कि मान लो कि कोई कहे कि तुम चलो बताओ कि 10वें साल कितने गुल्लक में तुम्हारे पैसे डाले गए, तो 10वें साल में हम 9 बार 50 डालेंगे। तो यानी कि 10वें साल में हमने कितना पैसा गुल्लक में डाला, 9 इंटू 50, 100 प्लस 9 इंटू 50। समझे? 20वें साल पे 20 से एक कम, क्योंकि देखो सेकेंड ईयर में कितना डाला, जब तुम 2 साल के हुए तो 2 से एक कम यानी कि 1 इंटू 50 डाला। जब 3 साल के हुए तो 3 से एक कम यानी कि 2 इंटू 50 डाला। 4 साल के हुए तो 4 से एक कम यानी कि 3 इंटू 50 डाला। समझे? तो यानी कि इससे कुछ अंदाजा लग रहा है कि जिस टर्म का निकालेंगे ना उससे एक कम डालेंगे, मतलब n-1 डालेंगे। और हम डाल क्या रहे हैं, डाल रहे हैं कॉमन डिफरेंस। ये 50 क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस है ना, क्योंकि इन सबको डिफरेंस करोगे, इसमें से इसको घटाओगे तो 50 आएगा। हाँ, तो इसका क्या कुछ फॉर्मूला बना सकते हैं क्या इसका? पहले इसको बताओ कि मान लो कि अगर तुम 16 साल के हो तो तुम्हारे गुल्लक में कितना पैसा डाला गया, बताओ।
कैलकुलेट कर लो। 100 प्लस 16 माइनस 1 इंटू 50, यानी कि 100 प्लस 15 इंटू 50। 15 इंटू 50 कितना होगा? 15 जीरो 0, 15 5 जा 75 ना, प्लस 100 यानी कि 850 रुपीज़। तो जब तुम 16 साल के हुए तो तुम्हारे गुल्लक में 850 रुपये डाले गए। तो ऐसे तुम कैलकुलेट कर लिया। तो मान लो कि जनरल एपी थी, ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी। इसका हमको nth टर्म निकालना है। कैसे निकालेंगे? nth टर्म क्या होता है? पहले वाले टर्म में n-1 बार तुम d डालो तो nth टर्म आ जाएगा। यही तो है कि पहला टर्म a था, दूसरे में हमने 2 से 1 कम यानी कि 1 बार d डाला, तो 2-1 यानी कि 1 बार d डाला। समझ में आया? तो हमारा nth टर्म का फॉर्मूला बन गया a प्लस n-1 d। इसको याद कर लो फॉर्मूले को बेटा, है ना। अभी देखते हैं कैसे इसका यूज करते हैं, एग्जाम्पल लेके देखते हैं, समझ में आएगा। ठीक, मान लो एग्जाम्पल है कोई कि तुम्हारे पास एक एपी है 2, 5, 12 ऐसे आगे तक। तो पहले बताओ क्या ये एपी है कि नहीं है? क्योंकि भाई ऐसे में कोई भी नंबर लिख दूं तो एपी थोड़ी होगा। ये एपी है या नहीं है? एपी कैसे निकालते हैं कि कॉमन डिफरेंस बराबर आना चाहिए। कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस, यानी कि 12 माइनस 5 कितना आएगा? 7। 5 माइनस 2 कितना आएगा? 3। अरे तो इसके बीच का डिफरेंस 3 है, इसके बीच का डिफरेंस 7 है, मतलब ये एपी नहीं है। सीधी सी बात, मैंने गलत एग्जांपल ले लिया। अच्छा चलो, अगर मैं यहां पे 7 ले लूं तो 12 माइनस 7 कितना आएगा? 5। 7 माइनस 2 क्या आएगा? वो भी 5। यानी कि इसके बीच का डिफरेंस भी 5, इसके बीच का भी डिफरेंस 5। अब ये एपी बन गया, है ना। अब बात करते हैं nth टर्म की। चलो बताओ इसका 10वां टर्म क्या होगा? बताओ इसका 10, मतलब ये जैसे पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ऐसे 10, अगर 10वें बार पे लिखेंगे तो क्या आएगा? निकाल लेते हैं। यानी कि हमको n = 10 के लिए वैल्यू चाहिए। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म। n = 1, n = 2, n = 3। समझे? तो 10th टर्म = a, ये फॉर्मूला है, a यानी कि 2 प्लस n-1। n कितना है? 10। 10-1 इंटू d। d क्या है हमारा? d कितना है बेटा? इसमें से इसको घटाया कितना है? 5। इसमें से इसको घटाओगे तो भी 5, क्योंकि 5 तो कांस्टेंट है ना सब में। तो 10th टर्म हमारा ये आएगा, यानी कि 2 प्लस 9 इंटू 5 यानी 45, यानी कि 47। ओ माय गॉड, मतलब कि हमने ये अंदाजा लगाया कि हम कोई भी टर्म कैसे निकाल सकते हैं। 10वां टर्म बिना पूरी एपी लिखे हमने निकाल दिया। कैसे? क्योंकि हम जान रहे कि 10वां टर्म है, तो यानी कि ए में हमने 9 बार डी जोड़ा होगा, 10 से 1 कम। समझे? तो 10 से 1 कम डी हमने ए में जोड़ दिया, निकाल आया। अब अच्छा ये बताओ कि क्या इस एपी में 67 आएगा? अगर आएगा तो किस नंबर पे आएगा? मतलब अगर हम एपी लिखें तो क्या 67 कभी आएगा इस एपी में आगे? तो बड़ी समस्या है। कैसे पता चलेगा आएगा या नहीं? अब भाई पूरी एपी लिखेंगे तो है नहीं, हम है कि 5-5 जोड़ के ऐसे लिखते जाएं, पता नहीं कब आएगा, या आएगा भी कि नहीं आएगा। हम एक काम करते हैं, अगर 67 आएगा तो किसी न किसी पोजीशन पे ही आएगा। मान लो कि nth पोजीशन पे आएगा, अगर आएगा तो nth पोजीशन पे आएगा, यानी कि 67 क्या होगा? a प्लस n-1 इंटू डी। डी क्या है? 5। अगर nth पोजीशन पे आएगा तो ये हमारी फॉर्म बन जाएगी, है ना। तो पोजीशन इसकी निकाल लेते हैं। अगर इसकी पोजीशन में कुछ बेवकूफ़ी हुई
तो हम मान जाएंगे कि 67 एपी में आएगा ही नहीं, और अगर पोजीशन सही सही आ गई तो मान लेंगे कि भाई 67 होगा एपी में। ठीक, देख लेते हैं। तो चलो इसको n के लिए सॉल्व करो, n को निकालो। n के लिए सॉल्व करना है तो n को छोड़ के बाकी सबको इधर भेजो। तो पहले तो ये 2 है अलग से, तो इसको 2 को इधर भेजो। 67 माइनस 2 यानी कि इस 2 इधर प्लस में था, इधर है माइनस में हो गया। 67 2 इक्वल टू n माइनस 1 5। 67 माइनस 2 कितना होगा बेटा? 65। कितना होगा? 65। ठीक, ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है n माइनस 1 के साथ, 5 को उधर भेजो, डिवाइड में चला जाएगा, नीचे आ गया। 5 1 जा 5, 5 13 जा 65, यानी कि n माइनस 1 इज इक्वल टू 13, यानी कि n इज इक्वल टू 13, और इस माइनस 1 को इधर भेजा तो प्लस 1, यानी कि इज इक्वल टू 14। तो n तो 14 आ गया, यानी कि 14th टर्म जो एपी का होगा वो 67 होगा। यानी कि हाँ 67 बिल्कुल हमारे एपी का पार्ट है। चलो तब तो मान लो कि, तब बताओ कि क्या 75 हमारे एपी का पार्ट है? निकालो, क्या 75 हमारे एपी का पार्ट है? सेवेंटी 75 मान लो कि nth पोजीशन पे आएगा, यानी 2 प्लस n माइनस 1 डी। ठीक, nth पोजीशन पे मान लेते हैं 75 आ रहा है, तो यानी कि n के लिए सॉल्व करेंगे, 2 को इधर भेजा तो ये -2 हो गया, यानी 73 बचा। 73/5 इज इक्वल टू n माइनस 1। अभी 5 तो डायरेक्ट 73 को काट नहीं पाएगा, है ना, तो कुछ ऐसे फ्रैक्शन में आएगा, देख लेते क्या आएगा फ्रैक्शन। 1 जा 5, 4 जा 20.6, n की वैल्यू है कितना? -1 को इधर भेजो, 15.6। ले 15.6 का क्या मतलब है भाई? n तो हमारा नंबर ऑफ टर्म था ना, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये फ्रैक्शन में कैसे हो सकता है? क्या हाफ टर्म आया क्या कभी? ऐसा तो कभी हो नहीं सकता ना भाई। जैसे गाड़ी जा रही है तो पहली गाड़ी गई, दूसरी गाड़ी गई, तीसरी गाड़ी गई, ऐसा थोड़ी हो सकता कि आधी गाड़ी गई, आधी गाड़ी थोड़ी होती है। ऐसे जो टर्म होता है ये तो पूरा पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तो नंबरिंग है ना, पहला दूसरा तीसरा नंबरिंग, आधी नंबरिंग थोड़ी होती है। तो यानी कि ये तो भाई ये बेवकूफ़ी वाली चीज़ है। ठीक, यानी कि गलत है। गलत है मतलब, गलत है मतलब कि 75 हमारे एपी में आएगा ही नहीं भाई। हर चीज़ हमारे एपी में थोड़ी आएगी। जैसे 7 और 2 के बाद 7 आ गया, अब इसमें 5 थोड़ी आया, इस एपी में 5 नहीं आया ना, ऑफ कोर्स, तो 75 भी नहीं आएगा एपी में। और एग्जांपल देखते हैं। ठीक, अब मान लो कि तुम्हारे पास एपी दी ही नहीं हुई है, एपी की कुछ कंडीशंस दी हैं, तब क्या करोगे? जैसे मान लो एग्जांपल कि कोई एपी होगी, ठीक, उसका जो तीसरा टर्म है वो तुमको 5 दिया है, और जो 7वां टर्म है तुमको 9 दिया है। तो अब ये तुम एपी लिख के दिखाओ कि कौन सी एपी होगी जिसका तीसरी बार जो थर्ड टर्म 5 आएगा और 7th टर्म 9 आएगा। एपी लिखो। ऐसे कैसे एपी लिख दें? देखो एपी कैसे लिखते हैं, जनरल फॉर्म एपी की थी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, कुछ ऐसे थी। तो यानी कि हमको ए और डी ये दो चीजें नहीं पता, दो चीजें पता चल जाए तो हम एपी लिख देंगे, है ना। यही दो चीजें हमारे आंखों का तारा है इस समय। तो एक काम करते हैं, पहले ये जो कंडीशन दी है हम इसको ए और डी के फॉर्म में लिख के देखते हैं। मतलब मान लो कि पहला टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो इसका मतलब थर्ड टर्म क्या होगा? ए प्लस 3 माइनस 1 डी, क्योंकि nth टर्म क्या होता था बेटा? ए प्लस n माइनस 1 डी, है ना, ये nth टर्म था। तो थर्ड टर्म क्या होगा? ए प्लस 3 माइनस 1 डी, n की जगह 3 रख दिया, ये किसके बराबर दिया? 5 के बराबर। अच्छा, और दूसरी कंडीशन क्या दी है कि a प्लस 7 माइनस 1 डी इज इक्वल टू 9। दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है। मैथ में ये ध्यान रखना कि जितनी इक्वेशन होंगी उतने वेरिएबल होंगे
तो इक्वेशन हमारी सॉल्व हो जाएगी। कैसे सॉल्व करके देखते हैं इसको। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3 - 1 क्या हो गया 2, a प्लस 2d। इसको लिख सकते हैं a प्लस 6d, तो यानी कि a प्लस 2d इज इक्वल टू 5 और a प्लस 6d इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये हमारी दो इक्वेशन हो गई। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो हमने चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने एक मेथड सीखा था एलिमिनेशन मेथड, है ना, कि एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन घटा देते हैं तो बचता है एक वेरिएबल और फिर उस वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है। जैसे यहाँ पे देखो, इसके पास भी a है, इसके पास भी a है, तो अगर इस इक्वेशन में से हम इसको माइनस कर दें तो a माइनस a, तो a तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा d बचेगा और कुछ नंबर बचेगा, तो d की वैल्यू आ जाएगी। फिर d की वैल्यू आ जाएगी तो d की वैल्यू अगर हम यहाँ रख देंगे तो फिर वहाँ से इसको उधर भेज के हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। निकाल के देखें, जैसे इसमें से इसको घटाओ तो क्या आएगा, इस इक्वेशन में इसको हम माइनस कर देते हैं, a में से a माइनस हुआ तो क्या हुआ 0, प्लस 2 में से 6 माइनस हुआ तो क्या आएगा 2 - 6d, ठीक, इक्वल टू फिर 5 में से 9 माइनस हुआ, है ना, 2 - 6 क्या आएगा -4d इज इक्वल टू 5 - 9 क्या होगा -4, 4 से 4 कट गया और 4 1 जा 4, यानी कि d इज इक्वल टू 1 आ गया। हो, d इज इक्वल टू 1, चलो ठीक है, d की वैल्यू आ गई भाई साहब, यानी कि एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अब दूसरी कैसे सॉल्व होगी, a की वैल्यू कैसे आएगी, तुम्हारे देखो इक्वेशन है हमारे पास, इसमें d को रख दो, अगर d की वैल्यू हम यहाँ पे 1 रख देंगे तो 2 × 1 2 ही आएगा, तो a प्लस 2 इज इक्वल टू 5, तो a इज इक्वल टू प्लस 2 को उधर भेजो तो -2 बन जाएगा, यानी कि 5 - 2 यानी कि 3, तो a की वैल्यू आ जाएगी 3 और d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1। दो वेरिएबल चाहिए तो दो वेरिएबल आ गए 3 और 1। अब इससे हम पूरी एपी लिख देंगे, कैसे लिखेंगे पूरी एपी, इस फॉर्म में, पहला है 3, दूसरा क्या है 3 + 1 यानी कि 4, चौथा क्या है 3 + 1, 3 + 1 तो 4 हुआ, अब 4 + 1 क्या आएगा 5, फिर 5 + 1 6, ऐसे एपी हमारी बढ़ती चली जाएगी आगे, समझे। इस प्रकार से हम इसको, मतलब कोई कंडीशन दी तो उसको सॉल्व करके हम a d या n, मतलब यही 3 वेरिएबल है घूम फिर के, तो या तो ये दिया होगा वो नहीं, ये दोनों नहीं दिए होंगे, तो ऐसे कुछ इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करोगे सारे वेरिएबल्स आ जाएंगे तो एपी बन जाएगी। ध्यान ही देना, जो कंडीशन दी है उसको जो हमने सीखा है ना उसके फॉर्म में लिखने की कोशिश करना, समझे। मतलब जैसे अगर तुमको मान लो दिया होता कि a की वैल्यू दी होती, ठीक, कि a जो है वो तुम्हारे पास क्या है, कुछ भी है, मान लो 3 दिया है, ठीक, और n की वैल्यू कुछ दी है, तो a और n में कुछ लिखने की कोशिश करना। मतलब जैसे a और n का ये फॉर्मूला है ना कि इसमें n भी है a भी है, तो वो फॉर्मूला लिख के कोशिश करना। जैसे थर्ड टर्म 5 दिया है तो दिमाग काम करना बंद कर देगा ना कि क्या करें, थर्ड टर्म 5 दिया है तो थर्ड टर्म 5, ये सोचो ना कि थर्ड टर्म को मैं कैसे लिखता था, तो मैं ऐसे लिखता था थर्ड टर्म को, है ना। तो मतलब जो दिया है उस पर अपनी नॉलेज लगाओ, तो फिर धीरे धीरे रास्ता खुद ही दिखने लगेगा, ठीक। तो चलो और क्वेश्चंस हम करेंगे प्रैक्टिस सेशन में, तब तक खुद से ट्राई करो और मजा लो बेटा, जिंदगी का मजा लो, ठीक।